आज हम लोग सीखेंगे क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पर एक सरफेस जो है, एक सरफेस हम ले रहे हैं। ये सरफेस दो मीडियम को अलग कर रहा है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को। अब मीडियम 1 है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब मीडियम 2 है इसके रिस्पेक्ट में रेयर, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम को हिंदी में सघन माध्यम कहते हैं और रेयर मीडियम को इसके सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। अब एक प्रकाश की किरणें आकर के इस सरफेस पर गिरती है और इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये डॉट डॉट वाला लाइन जो दिख रहा है, इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर नॉर्मल है। यदि मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों एक ही मीडियम होता तो क्या होता, ये प्रकाश किरणें बिना अपने रास्ता में चेंज किए पास कर जाती। लेकिन अब क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अविलंब से दूर भागना चाहिए। तो चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं, ये थोड़ा सा अविलंब से दूर भाग गई, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। तो ये कोण बनता है इतना का। अब क्या हो रहा है, जैसे जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है, डेंसर से रेयर में, तो अविलंब से दूर भाग करके जो है थोड़ा सा ये बड़ा एंगल बना देता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको नॉर्मल कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ। तो ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी में अविलंब कहते हैं। अब ये प्रकाश किरण जो है, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जो ये प्रकाश किरण गई है, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। उसके बाद जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है एक, इस एंगल का नाम आई देते हैं। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एक एंगल बन रहा है आर। तो ये बड़ा हो गया, आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब क्या हुआ है कि I बराबर R तो नहीं होगा, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं I को बढ़ाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए I को बढ़ा करके देखते हैं क्या होता है। ये एक मीडियम हो गया, सॉरी ये एक सरफेस हो गया, दो मीडियम को अलग करने वाला। ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। तो मीडियम 1 डेंसर लिए थे, मीडियम 2 रेयर मीडियम लिए। M1 के रिस्पेक्ट में M2 रेयर मीडियम है। अब एक प्रकाश की किरण, अब यहां देखते हैं ये एंगल इतना है, इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा करके यहां लाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है ये तिरछी किरण जो है इस पर पड़ती है, ठीक है।
और ये पॉइंट इस पॉइंट पर और इस सरफेस पर एक नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये दोनों मीडियम एक ही रहता, दोनों जगह एक ही मीडियम रहता तो क्या होता, प्रकाश किरणें बिना डेविएट किए हुए आगे चले जाते। लेकिन अब क्या हुआ, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, M1 लिए है डेंसर सघन माध्यम और M2 लिए है रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम। तो अब ये क्या होगा कि और थोड़ा सा दूर भागेगा, पहले से दूर भागेगा। अब यहां पर जो है दो कोण बन रहा है, वो दो कोण है कौन, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का कोण ये I1 मान लेते हैं और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के कोण को R1 मान लेते हैं। तो यहां पर दोनों फिगर को यदि देखें तो ये I एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ R1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस दोनों में अंतर क्या है, तो I से बड़ा लिए हैं हम I1, यानी I छोटा है I1 से, तो I छोटा है I1 से, तो R छोटा हो जाएगा, R छोटा हो जाएगा R1 से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब इस एंगल को हम बड़ा करेंगे, जब इस एंगल को बड़ा करते जाएंगे तो ये एंगल जो है बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, ये रे और जो है नॉर्मल से दूर भागते जाएगा। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी जो है इसको इतना बड़ा करेंगे कि ये जो है बड़ा होते होते यहां से जो है गुजर जाएगा। ठीक है, चलिए फिगर नंबर 3 में जो है ये क्लियर हो जाएगा। फिगर नंबर 3 हम लोग बना करके देखते हैं क्या होता है। ये वाला सरफेस ले लेते हैं जो माध्यम M1 और माध्यम M2 को अलग करता है। M1 है डेंसर मीडियम और M2 है रेयर मीडियम। अब इस किरण को और भी जो है तिरछी करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं नॉर्मल, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। अब यहां इसको ऐसे गुजर जाना चाहिए था। ठीक है, यदि M1 और M2 एक ही माध्यम होता इस जगह तो ये प्रकाश किरणें सीधी गुजर जाती। लेकिन क्या होगा, अब यहां पर इस एंगल को बढ़ा दिए, I1 था यहां, I2 इसको नाम दे देते हैं, इसको I2 नाम दे देते हैं। तो I1 से बड़ा है I2, तो यहां पर ये रे M1 से जो M2 में जाएगा तो और ज्यादा दूर भागेगा, और ज्यादा दूर भागेगा। तो ये वाला जो है, ये वाला कोण जो है R2 कहलाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति इसमें क्या हुआ, I1 जो है, I1 छोटा है I2 से, I1 छोटा है I2 से। ठीक है, तो यहां पर R1 भी छोटा रहेगा R2 से, यानी R2 और बड़ा हो गया, R1 से भी बड़ा हो गया R2। तो अगला स्टेज यही आएगा कि इसको इतना हम जो है और बड़ा करेंगे कि ये रे जो है सीधा इस लाइन से होते हुए गुजर जाएगा। तो चलिए फिगर लास्ट फिगर में जो है देख लेते हैं। ये क्या है, ये लाइन जो हम जो खींच रहे हैं ये दो मीडियम को अलग करने वाली लाइन है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2। तो अब इस किरण को और थोड़ा सा हम तेज छाएंगे, इस किरण को और तिरछा किया। अब इस पर नॉर्मल खींच लेते हैं, इस पर नॉर्मल खींच लिए ये। ठीक है, अब ये इतना तिरछा हो गया कि सीधे ये जो है इस लाइन से होकर के गुजर जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है ये इंसिडेंट रे, ये I3 मान लेते हैं इसको, और इसको ये R3 हो जाएगा। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, दोनों के बीच का कोण जो होगा ये R3 होगा। और R3 कितना है? R3 है 90 डिग्री के बराबर। तो जब ये कोण 90 डिग्री हो जाए तब इस कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? I3 क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा क्रिटिकल एंगल। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फिगर बना हुआ है, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। दोनों को अलग करने वाली सरफेस ये है। ये एक प्रकाश की किरण यहां आकर के गिर गई, इस प्रकाश किरण का नाम होता है इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट पर और इस सरफेस पर एक नॉर्मल ये खींचा गया है, ठीक है। हिंदी में इसको अभिलंब भी कहते हैं। तो अब यहां देखिए, ये अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या कहेंगे? मीडियम 1 से मीडियम 2 में जो लाइट रे प्रवेश कर रही है तो उसको, इस लाइट रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच का कोण जो होगा ये R, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक हो गया। अब जो है फिगर नंबर 2 में, तो हम क्या किए, इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाए। यहां देखिए, इस एंगल को बढ़ा करके I1 किए। तो I1 जब किए तो जैसे इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये R1 भी बढ़ेगा, ये R जो है अब बढ़ेगा, तो बढ़ करके यहाँ R1 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखे हैं I छोटा है R1 से, तो R भी छोटा होगा R1 से। यानी कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी बढ़ेगा। तो इस फिगर में तो ये देख लिए, और थोड़ा एंगल को बढ़ाया, I1 से कर दिया I2, इस एंगल को और इस एंगल से और बड़ा किए, तो ये वाला जो है, ये वाला एंगल और थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये बड़ा हुआ। और तीसरा फिगर में क्या हुआ है कि इसको और थोड़ा जूम किए, बड़ा किए एंगल को, यानी और ज्यादा तिरछी हो गया ये। तो ये इतना तिरछी है कि अब लाइट रे सीधे इस सरफेस से गुजरता है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे इसी सरफेस से गुजरता है। तो उस समय ये देखिए, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल R3 बना, और R3 का मान कितना है? 90 डिग्री है। R3 का मान 90 डिग्री। तो जैसे R3 का मान, इस एंगल का मान 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाएगा, उसी समय ये R3 को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। I3 को क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। तो चलिए क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या हो सकता है। जब कोई प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, ये याद रखेंगे कि पहले जो प्रकाश किरण प्रवेश करेगी जिस माध्यम में, वो सघन होना चाहिए और दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री को का हो जाए, तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यानी ये एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो उम्मीद है क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल का। When a select light ray enter into denser medium to their medium and form refracted angle is equal to 90 degree, then angle of incidence is called critical angle। कहने का मतलब है, जब तिरछी प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
90 डिग्री का बना लेती है तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। चलिए अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी समझ में आएगा जब आप क्रिटिकल एंगल को समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पर जो है वही काम करेंगे जो क्रिटिकल एंगल में किए थे हम लोग। एक लाइन लेंगे, ये लाइन दो मीडियम को सेपरेट करता है, ये ऊपर मीडियम 1 और ये मीडियम 2। मीडियम 1 है डेंसर मीडियम और मीडियम 2 है रेयर मीडियम। ये ऑप्टिकली डेंसर होता है, M1 ऑप्टिकली डेंसर होता है M2 से, यानी मीडियम 1 ऑप्टिकली डेंसर होता है मीडियम 2 से। अब क्या करते हैं, प्रकाश की किरण जो है इस तरह से लिए थे, तिरछे प्रकाश किरण इस तरह से लिए थे कि ये रिफ्रैक्ट होने के बाद किस लाइन से गुजरे, यही लाइन से जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद गुजर जाती है, इसी लाइन से। यानी ये प्रकाश किरण ये लिए इधर से आया और इसी सरफेस से गुजर गया। यहां पर ये जो है नॉर्मल था, ये लाइन नॉर्मल है इस पॉइंट पर, जिसको हम हिंदी में अभिलंब भी कहते हैं। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा और इसको झुकाते हैं, थोड़ा सा और झुका देते हैं, इसी फिगर में बना रहे हैं हम। ये लाइट रे जो है थोड़ा सा और झुक जाए ऐसे, तो और झुकेगा तो क्या होगा, ये उसी माध्यम में लौट करके चला जाएगा जिस माध्यम से आया था। तो अभी ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल जो है I1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, I छोटा है I1 से, I छोटा है I1 से। यहां पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रे आया इधर से चला गया, तो ये जो है क्रिटिकल एंगल बना ले, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनता था। तो इस ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल से इसका कोण 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल I जो था यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बन रहा है, ये I क्रिटिकल एंगल बन रहा है। अब इस रे को क्या किए, थोड़ा सा और झुकाए, तिरछी कर दी, ठीक है। तो अब ये लाइट रे क्या होगा, ये वाला लाइट रे और थोड़ा सा बेंड हुआ, तो अब जिस माध्यम से ये लाइट रे आया था उसी माध्यम में चला गया। तो जब कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ना कि रिफ्रैक्शन। तो अब यहां पर जो हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है एक तरह से। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 100% लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। वैसे जब समान स्थिति में रिफ्लेक्शन होता है तो 100% लाइट का रिफ्लेक्शन कभी नहीं होता है, सरफेस कुछ न कुछ लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 2-4% लाइट रे हो सकता है सरफेस एब्जॉर्ब कर ले, बाद बाकी जो है लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि ये प्रकाश किरण जो है जैसे इस कोण को थोड़ा सा बड़ा किए तो ये लाइट रे जो है अपने ही माध्यम में चला गया, यानी रिफ्लेक्ट होकर के अपने ही माध्यम में चला गया। तो अब यहां पर इस घटना को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, क्योंकि यहां पर 100% लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करता है, यानी ये मान करके चलिए
यहाँ तो ये 90 डिग्री हो गया R, और इसको बढ़ाए थे I1 किए थे, ठीक है। तो अब ये वाला जो है क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ये लाइट रे और ये नॉर्मल, यानी इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये I1 बराबर I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ये हो रहा है। हमारे लाइफ में बहुत सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती रहती है, ठीक है। जैसे मान करके चलिए कि कोई कांच का टुकड़ा कहीं चीज उसमें जो है लाइनिंग आ गया हो, ब्रेक हो गया हो, तो वो जो है चमकीला दिखाई देता है। तो उसका मुख्य वजह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद हीरा ज्यादा चमकदार होता है, उसका भी मुख्य वजह होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे कई घटना हमारे लाइफ में देखने को मिल जाता है डे टू डे लाइफ में, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित होता है। जैसे मान करके चलिए कि पानी के अंदर तो वो बुलबुला जो होता है वो चमकदार दिखता है, तो उसका भी मुख्य वजह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सब घटनाएं कैसे होता है और इसका रीजन क्या होता है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए।